वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आप लगातार देखते हैं, मंथली करंट अफेयर के वीडियोस आपको मिलते हैं और ऐसे भी आप तमाम जगह से जानकारियां जुटाकर पढ़ते रहते हैं। समसामयिक की एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि लगातार अपडेट करने की आवश्यकता होती है। चीज़ों को अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो पुरानी हो जाती हैं, फिर काम की नहीं रहती। तो ये काम तो आप करते हैं, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से देखने की एक अलग बात होती है। प्रश्न भी वैसे जैसे कि आयोग आपको फ्रेम करके देता है। समसामयिकी के जो फैक्ट आप रट कर जाते हैं उनको जब प्रश्न के रूप में ढाला जाता है तो उनका जो स्वरूप है ना थोड़ा बदल जाता है और वो गलतफहमी देने वाले हो सकते हैं, मतलब भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उन फैक्ट्स को पढ़ कर गए रहते हैं, लेकिन जब प्रश्न में आपको स्टेटमेंट के हिसाब से दे दिया जाता है तो आप सही चीज़ तक पहुंच नहीं पाते। तो पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्नों को आयोग डिज़ाइन कर रहा है। तो यहाँ पर अगस्त महीने के अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे करंट अफेयर से जुड़े हुए, उन्हें हमने प्रश्नों में ढाला हुआ है और आपके सामने परोसा है। तो ये बिल्कुल ताज़ा तरीन गर्मा गर्म वीडियो है, इसको अवश्य देखिएगा। देखकर इसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे ग्रहण करने का और प्रश्नों का पैटर्न समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए बिना विलंब आरंभ करते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, दोनों भाषाओं में आप लिखा हुआ देखेंगे, तो इससे आपको असुविधा नहीं होगी, आप चाहे जिस भी माध्यम के। बाकी अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इतने सारे माध्यम हैं, वो आप देख ही रहे हैं। और पेड ग्रुप की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ नंबर दिए हैं। तो अब इन बातों में उलझते हुए ठीक है, आगे चलते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों भाषाओं में है। बाईं तरफ जो हिंदी वाले बंधु हैं वो देखेंगे और अंग्रेजी वाले भाई लोग जो हैं वो दाहिनी तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर अगस्त 2024 की बात हो रही है, अगस्त का ही हम करंट अफेयर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? नाम दिए हैं और आप भी जानते हैं कि ये कीर्ति पांडे हैं। और कीर्ति पांडे, इनका बैकग्राउंड क्या है? तो ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं। फिलहाल इन्हें चेयरमैन बनाया गया। शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा तो इनका नाम आपने देखा। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी जो है वो शिक्षा जगत से ही जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो कि हर साल सालाना तौर पर घोषित किए जाते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक को चुना गया और इन्होंने गणित का बगीचा नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया था। गणित एक उबाऊ विषय लगता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों का रुचिकर विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आबादी जो है वो गणित से दूर भागना चाहती है, खासतौर पे अपने बचपन में। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को गणित से जोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर बचपन से इस विषय में रोचकता जगाई जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया जो कि अपने आप में एक काबिले तारीफ चीज़ है। तो गणित का बगीचा नाम की ये जो पहल है, इसको शुरू करने वाले व्यक्ति हैं रविकांत द्विवेदी और इसी पहल के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अच्छा, इसमें एक और शिक्षक का नाम दिया हुआ है, ये है श्याम प्रकाश मौर्य। श्याम प्रकाश मौर्य जी जो है ये प्रतापगढ़ के शिक्षक थे और इन्होंने ऑनलाइन ग्रुप बनाया था। 2022 की बात है, थोड़ा पीछे का है। और इसमें पूरे जिले के बच्चों को, यानी प्रतापगढ़ के जितने भी बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा के लिए प्रेरित करने का काम किया था इन्होंने इस ग्रुप के जरिए। तो ये चीज़ इसमें खास बात है और इसके लिए उन्हें उस समय जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार था 2022 का इसका संस्करण था, उसके लिए चुना गया था। तो श्याम प्रकाश मौर्य जी पर भी आधारित प्रश्न आ सकता है, हालांकि ये थोड़ा पीछे का है। अभी जो लेटेस्ट है उसको आप याद रखिएगा। और रविकांत द्विवेदी जी जो है ये मिर्जापुर के अध्यापक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यानी तीसरा, 16 जुलाई 2024 की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी विधि और न्याय मंत्रालय, इसके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया और ये कार्यक्रम जो है ये दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम था इसका, इस संस्करण का। कहाँ पर आयोजित किया गया वो आपको बताना है। तो जगह इसकी प्रयागराज, सी वाले विकल्प को आप चुनेंगे। चौथे प्रश्न में नवंबर 2024 यानी भविष्य की बात हो रही है, अभी सितंबर चल रहा है, वीडियो आप चाहे जब देख रहे हो। तो नवंबर 2024 में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII इसको कहा जाता है, इसके सहयोग से कृषि भारत नाम का, ये ध्यान दीजिएगा कि ये सम्मेलन का नाम है कृषि भारत, ये वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया जाएगा। अब आयोजन होगा, वो आयोजन की तारीख दी हुई है नवंबर 2024। अब आपको ये बताना है कि कौन से जिले में होगा। तो ये राजधानी में होगा, लखनऊ में होगा। यहाँ आप डी को चुनेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं कि वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन है, यानी पूरी दुनिया भर से किसान और जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो इसमें शामिल होंगे। जैसे कुछ देशों के नाम दिए हैं। 4 दिवसीय आयोजन होगा, 4 दिन तक चलेगा। अमेरिका, जर्मनी, ब्राज़ील, इटली, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, इंडोनेशिया, केन्या,
इन देशों से और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं, वहाँ से किसान आकर इस सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके अलावा जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये चीज़ आपने देखी। उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित, इसमें फंडिंग का काम कौन कर रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो इसके द्वारा वित्त पोषित कितनी धनराशि की, अब यहाँ पैसा आपसे पूछा जा रहा है, कितनी धनराशि की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना को शुरू करेगी? एग्री बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उससे संबंधित ये प्रोजेक्ट है। तो आपको बताना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है। अब यहाँ कुछ अच्छी खासी जो धनराशि है वो दी हुई है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना है, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड देने का यानी पैसा लगाने का काम कर रहा है। उद्देश्य वही है कि ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी को बढ़ाया जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्र की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है, अर्बन एरियाज भरते जा रहे हैं, वहाँ पॉपुलेशन एकदम एक के ऊपर एक लदी हुई है, रोजगार का अभाव हो रहा है और गांव खाली हो रहे हैं, गांव बर्बाद होते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि गांव में रहकर कुछ सही इनकम हो नहीं पाती, तो बाहर कमाने के लिए जाना बेहतर समझते हैं लोग। कोई भी अपना घर ऐसे शौकिया नहीं छोड़ना चाहता है, मजबूरी होती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, अगली योजना को देखें। यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को आदर्श सौर शहर घोषित किया गया। तो ये तो आप सभी जानते हैं, अयोध्या है और 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन की एक क्षमता भी हासिल कर चुका है। तो इसे मॉडल सोलर सिटी के रूप में मान्यता दी गई है, जो सौर ऊर्जा नीति अपनी थी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022 की, उसी के माध्यम से। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत शहरी सड़क, इंटीग्रेटेड अर्बन रोड, ग्रीन रोड कहा जाता है, उसे कौन से जिले में बनाया जाएगा? जिले का नाम आपको बताना है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक ही जिले में बनाई जाएगी, पहले प्रायोगिक तौर पर कुछ जिलों में ट्राई किया जाता है, उसके बाद तब बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है। तो पहले इसमें कौन सा जिला जो है वो चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका मेरठ। मेरठ में इसको बनाया जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि पहली जो हरित सड़क परियोजना है 2.15 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी होगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जून 2026 तक पूरी हो जाएगी। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन कंप्लीट होने की अपेक्षा जून 2026 तक है। और ये पहला प्रोजेक्ट जो है ये मेरठ से शुरू हो रहा है, बाकी शहरों में भी इसको लागू किया जाएगा। तो ये चीज़ आपने देखी। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया कि प्रयागराज में गंगा नदी पर राज्य के सबसे लंबे केबल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इस ब्रिज की लंबाई कितनी है। संभव है कि लंबाई देकर आपसे जिले का नाम पूछे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न को भी ध्यान से देखना है। फिलहाल लंबाई देखिए तो आप जानते हैं कि इसमें लागत कितनी लगी है, 1948, और ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई बनती है 9.90 किलोमीटर या 9.9 किलोमीटर। अच्छी खासी लंबाई। डी वाले विकल्प को आपने चुना। और इसमें 2 ऐसे टावर भी बनाए जाएंगे जो कि देखने में एफिल टावर जैसे लगेंगे। आपको पेरिस जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इलाहाबाद में बैठे बैठे एफिल टावर देख सकते हैं। तो ये फाफा मऊ से गंगा पर बन रहा है और 6 लेन वाला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे चलें और 9वें को देखिए। 15 अगस्त 2024 मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बार फिर से तिरंगा फहराया गया। तो अब आपको ये बताना है कि ध्वजारोहण करने के मामले में ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आप ये बताइए कितनी बार इन्होंने ध्वजारोहण किया है, कितनी बार झंडा लहराया है। तो अगर हम 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन वाले ध्वजारोहण को गिनते हैं तो इनका जो कार्यकाल है और जब से सत्ता में आए हुए हैं तब से आप गिन सकते हैं आराम से, इसमें पहचानना आसान है। 2017 से आप गिन लीजिए तो कितनी बार हो जाएगा, ये 8 बार हो जाएगा। 8 बार इन्होंने ध्वजारोहण किया है 15 अगस्त के मौके पे। इसके बाद 10वें प्रश्न में चले। यहाँ देखिए, अगस्त 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसे कि NMC कहा जाता है, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसने जो शैक्षणिक वर्ष है 2024-25 उसके लिए उत्तर प्रदेश के कितने शहरों के 7 नए मेडिकल कॉलेजों में 7 नए जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें MBBS कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी या अनुमति दे दी। तो यहाँ पर संख्या सिर्फ आपको बतानी है। अब इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 7। ठीक है, इनकी संख्या भी 7 है। 7 नए मेडिकल कॉलेज और कितने शहर हैं? तो ये 7 है। अब इसमें शहरों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, संख्या से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आपको शहरों के नाम पता हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर। यहाँ पर स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेज के लिए कुल मिलाकर 660 MBBS सीटों का जो अनुमति पत्र है वो सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो इसे आपने देखा। आगे चलें और अगले प्रश्न में यानी 11वें में आपसे पूछा जा रहा है कि 21 से लेकर 29 जुलाई 2024 ईरान में आयोजित 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड था, फिजिक्स ओलंपियाड था,
उसमें उत्तर प्रदेश के भव्य तिवारी ने कौन सा पदक जीता? तो भव्य तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और इन्होंने ये जो फिजिक्स का ओलंपियाड है इसमें एक मेडल हासिल किया और इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये सिल्वर मेडल जीता है। ये नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले। यहाँ एक चीज़ और दी हुई है, ये ईरान का इस्फहान नाम का शहर है, वहाँ पर आयोजित प्रतियोगिता थी। तो हो सकता है इस्फहान के नाम से दे दिया जाए, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये ईरान में। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया कि किस दो देशों के बीच में हरित रणनीति साझेदारी के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला यानी SLCR उसकी स्थापना की गई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो दो देशों के नाम दिए हैं, उसमें से चुन लीजिए कौन सा होगा। इंडिया डेनमार्क दिया है, इंडिया श्रीलंका दिया है, ऐसे ही करके है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इंडिया और डेनमार्क हो जाएगा। ए वाला विकल्प इसमें सही है। और इसमें वाराणसी में ये जो कार्यक्रम है इसको किया जाएगा। तो इसमें शहर का नाम भी आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ, मतलब पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इसे शुरू किया जाएगा। तो जगह भी पूछी जा सकती है, किन 2 देशों के सहयोग से हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 13वें क्वेश्चन में कहा गया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उत्तर प्रदेश में कब मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो विभाजन की विभीषिका कब हुई थी? जब पाकिस्तान के रूप में हमारे ही देश के 2 टुकड़े हमसे अलग हो गए थे, एक पश्चिम से और एक पूरब से। तो वो तारीख थी 14 अगस्त की और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे घोषित किया गया था कि इसे विभीषिका दिवस के तौर पे हम मनाएंगे आज़ादी से ठीक पहले, और पहली बार 2021 में मनाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया कि केरल के वायनाड जिले में जो भयानक भूस्खलन हुआ था, बड़े पैमाने पर वहाँ लोग प्रभावित हुए थे, उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि की आर्थिक मदद की? उत्तर प्रदेश यहाँ पर शाहखर्च है, उसने मदद की है, केरल की मदद की है, आर्थिक मदद। तो अब आप यहाँ बताइए कितना यहाँ पे धनराशि इसने दी है। और ज़्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर नीचे ही दिखाई दे रहा है। उद्देश्य हमारा वही है, जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर तथ्यों से आप परिचित हैं, ये हम मानकर चल रहे हैं। सिर्फ आपको एक रिवीजन के लिए पैटर्न देना और प्रश्नों से रूबरू कराना, प्रश्न का जो एक स्ट्रक्चर है वो आप तक पहुँचाना। फिलहाल 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वायनाड को भेजी गई है 30 जुलाई 2024 की बात। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ 15वें को, किस वर्ष तक पर्यटन में 5 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, यानी प्रदेश सरकार ने 5 गुना जो टूरिज्म है उसमें इजाफा किया जाए। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ये 2028 तक का लक्ष्य है, अभी चल रहा है 2024, यानी अगले 4 साल तक। बुनियादी ढांचा हम लोग सुधारेंगे ताकि टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करें। इसके बाद 16वें को देखते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल किस कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं? अब ये जो व्यावसायिक शिक्षा है इसके लिए स्कूलों को आमतौर पे नहीं टारगेट बनाया जाता था। जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी या फिर ग्रेजुएशन लेवल के जो शिक्षण संस्थान होते थे वहाँ से इस प्रोग्राम को शुरू किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये छोटी कक्षाओं से ही इस कार्यक्रम को शुरू करने का प्लान है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा 16वीं का क्या होना चाहिए? इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, कक्षा 6 से। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन कक्षा 6 से ही ये प्रोग्राम जो है इसको शुरू किया गया और यही सही समय होता है। इसके बाद 17वें को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ऐसा है जिसमें भारत के पहले AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। जुलाई 2024 की बात है। सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें देख लीजिए जिलों के नाम गाजियाबाद, हमीरपुर, कासगंज और अमरोहा दे रखा है। गाजियाबाद हो जाएगा। राज्यपाल महोदया के द्वारा इसको उद्घाटित किया गया। गाजियाबाद में जो ग्राम मोरटी है वहाँ रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 के द्वारा देश में पहली जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनबाड़ी है उसको शुरू किया गया। अब इसमें जितने भी प्रावधान है वो AI से जुड़े हुए होंगे। तो ये चीज़ आपने देखा, राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इसको आप देख रहे हैं। इसके बाद 18वें प्रश्न को देखिए। 75 साल पूरा हुआ संविधान का, संविधान के 75 साल पूरे हो गए। तो इसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में राज्य का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा? शहर आपको चुनना है। तो ये शहर मुरादाबाद है, आपने कई बार पढ़ा होगा। संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लागत भी यहाँ ध्यान दीजिए, 9.5 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला संविधान पार्क यानी पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है उसको बनाया जाएगा। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के 32 शहरों और कस्बों, मतलब शहरों या कस्बों में कुल कितने प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे? संख्या दी हुई है 62, 79, 91 और 100। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 32 होंगे।
माफ कीजिएगा, यहाँ 32 जो शहर और कस्बे हैं वहां पर इनकी मतलब जो FM रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे, इनकी टोटल संख्या होगी 100। ठीक है, जो रेडियो स्टेशन है उनकी संख्या 100 है। हाँ, शहरों और कस्बों की संख्या जो है वो 32 है। आपसे ये संख्या भी पूछी जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर 100 को चुनेंगे, डी वाले ऑप्शन को। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, उसको भी इकट्ठा करते चलते हैं। तो यहाँ कुछ जिलों के नाम जैसे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, यहाँ पर 4-4 खोले जाएंगे। जबकि बलिया, बस्ती, रायबरेली, सीतापुर, मैनपुरी, मथुरा, अयोध्या समेत करीब 28 शहर और कस्बे हैं जहाँ की 3-3 प्राइवेट FM रेडियो सेंटर खोले जाएंगे। इसके बाद 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि किस जिले में साइकिल चलाने वाले स्कूली बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साइकिल चलाने के लिए भी आपको सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर लोग नहीं पहनते, बाइक पर ही नहीं पहनते, साइकिल पर क्या खाक पहनेंगे, लेकिन बच्चों के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये मिर्जापुर है। ठीक है, मिर्जापुर में मिर्जापुर पुलिस के हिसाब से ड्रेस कोड की तरह से ही साइकिल से अगर आप स्कूल जा रहे हैं, मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें हेलमेट पहनना जरूरी है। 15 अगस्त से शुरू हो गई अभियान जो है यातायात विभाग की ओर से 1 साल तक चलेगा। तो इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और यूपी पुलिस, मतलब मिर्जापुर पुलिस खासतौर पे अगर जिलेवार देखा जाए तो उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद 21वें प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि किस शहर में, मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में राज्य की पहली ड्रोन चौकी का निर्माण किया जाएगा। ड्रोन चौकी बताइए, ये जो ड्रोन पोस्ट है ये कहाँ पर बनेगी? ये लखनऊ में बनेगी। राजधानी से पहले और कहाँ बन सकती है? तो ए वाले विकल्प को हमने चुना। अच्छा, 22वें को देखते हैं। 22वें में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया। भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर जो है उसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? दिसंबर 2024 में। समय भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब ये हुआ दिसंबर 2024, अभी तो आया नहीं है, किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है। ठीक है, तो दिसंबर 2024 में कहाँ पर इसका लोकार्पण होगा, इनॉग्रेशन होगा, बताइए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें जिलों के नाम आप देख ही रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ये जिला है प्रयागराज। ठीक है, बी वाले विकल्प को हमने चुना। और इसमें खास बात यह है कि इस्कान संस्था के द्वारा इस केंद्र को बनाया जा रहा है। इस्कान जो है ये कृष्ण भक्ति की दिशा में बहुत सारे आयोजन और प्रोग्राम अपने करते रहते हैं, तो ये संस्था इसमें पूरी करता धरता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ 23वें को देखते हैं। अगस्त 2024 में कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है, बताने की आवश्यकता नहीं कौन है, इसके संयुक्त मिशन यानी गगनयान के लिए चुना गया है। और गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला जी को चुना गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है ये कौन से शहर के रहने वाले हैं। हो सकता है कि आपसे शहर का नाम और बाकी इंफॉर्मेशन देके व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए, वो ज़्यादा संभावना है, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा उल्टा काम किया है, तो प्रश्न भी हमारे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। जगह बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ। शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं लखनऊ के। महिलाओं द्वारा स्टार्टअप शुरू करने के मामले में यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? अब ये स्थान अदला बदली हो सकता है, मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है समय के साथ, लेकिन अभी की स्थिति बताइए। तो दूसरा स्थान है फिलहाल। स्टार्टअप जो महिलाएं शुरू करती हैं उस मामले में हम दूसरे स्थान पे हैं, तो प्रश्न ही उठता है कि पहले स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दिल्ली जो है वो तीसरे स्थान पे है। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में अगर देखा जाए तो इसमें बेंगलुरु पहले स्थान पे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में और महिलाओं के द्वारा ही सिर्फ शुरू किए जाने वाले स्टार्टअप में फ़र्क है थोड़ा सा। महिला नेतृत्व का मतलब ये है कि उसमें पुरुष कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं के सौजन्य से ही पूरा स्टार्टअप चलाया जा रहा है, वो अलग बात होती। ठीक है, तो दोनों मामले में दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 25वें को देखिए। उत्तर प्रदेश ई रजिस्ट्री करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? ई रजिस्ट्री कौन सा राज्य है बताइए? तो ये दूसरा राज्य बन गया है और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पे इस मामले में आता है, उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो सेकंड को हमने चुना। 26 को देखिए। उत्तर प्रदेश कुल सॉफ्टवेयर निर्यात के साथ भारत में कौन से स्थान पर आता है? छोटा सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है, अगर आपको पता है तो ही आप सही कर पाएंगे। 6वें स्थान पर हम लोग आते हैं, इस मामले में हमारा 6वां स्थान। अब ये प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में वाराणसी का जो राजघाट पुल है उसकी आयु खत्म होने के बाद, उसकी लाइफ लगभग कंप्लीट हो गई, काफ़ी पुराना है, तो उसके बाद जल्द ही उसके स्थान पर एक नया सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। और नए ब्रिज का निर्माण कार्य कौन से वर्ष तक पूरा होने की अपेक्षा है? तो यहाँ सिर्फ साल आपको बताना है और सही जवाब इसका 2029 हो जाएगा, यानी 5 साल में ये बनकर तैयार होगा। हालांकि पुराने पुल अभी भी जो नए बन रहे हैं उनकी तुलना में ज़्यादा मजबूत है, ये सही बात है।
और सिर्फ पुल ही क्यों, जितने भी पुराने कंस्ट्रक्शन है, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है ना, तो वो पुराने वाले ज़्यादा मजबूत हैं। जैसे संसद भवन को ही देख लीजिए, या फिर पुलों के आए दिन गिरने की घटना आप सुनते हैं, तो पुराने वाले ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। इसके बाद 28 को देखें, IIT BHU के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग, इसके रिसर्चर्स जो है इन्होंने गंगा नदी में किन शैवालों की खोज की है जो कि गंगा के जल को साफ करने का काम करते हैं। गंगा में जो सीवेज वगैरह का पानी हम लोग मिलाते हैं, मतलब दूषित करते हैं गंगा को, उसको स्वच्छ करने का काम करते हैं। तो इसमें आपको नाम बताना है, और ये जो शैवाल यानी एल्गी की खोज की गई है, करेक्ट आंसर इसका 28 का हो जाएगा। दोनों ये जो VSVM 1 और 2 है ना, ये दोनों भाई भाई, इन दोनों को गंगा नदी के पानी में पाया गया है। इसीलिए गंगा जल जो है वो आसानी से खराब नहीं होता है। सिर्फ यही शैवाल ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि गंगा जल को बेहतर, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने का काम करते हैं। सिर्फ एक बैक्टीरिया का नाम आप पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें जीवाणुओं का योगदान होता है। फिलहाल इन दोनों एल्गीज को आप देख रहे हैं, ये VSVM आप याद कर लीजिएगा, बाकी 1 2 आपको अपने आप याद हो जाएगा। 29 को देखिए, कौन से शहर की पवित्र मिट्टी से बनी हुई माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की अद्वितीय मूर्तियों के लिए GI रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया गया है? तो लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है, दीपावली पर आप खरीदते हैं ना, तो यहाँ बताइए इसमें से कौन से शहर के लिए GI टैग का जो निर्धारण है वो किया जाएगा। शहर का नाम आपको चुनना है। ये है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी आवेदन किया गया है अभी फिलहाल। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं उसमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि देने की घोषणा की। राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को, बाहर वालों की बात नहीं हो रही है, राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को कितना दिया जाएगा। पैसा प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है, वो उनके हुनर की कीमत नहीं होती है। तो 30वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब 1 करोड़ होगा। और वैसे भी इसमें अनुमान लगाना बहुत आसान है भाई, ओलंपिक से वो विजेता बन के लौटे, तो आप कुछ लाख रुपए देकर तो संतोष कर नहीं सकते, इतना बड़ा प्रदेश है, तो 1 करोड़ से कम क्या ही देंगे। तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं। इसके बाद 31 को देखिए, सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने जा रही है कौन से एक्सप्रेसवे को? उत्तर प्रदेश सरकार ही करेगी और कोई बाहर वाला नहीं करेगा। तो प्रदेश सरकार के द्वारा सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में किसको डेवलप किया जाएगा? यहाँ पर 4 एक्सप्रेसवे अलग अलग हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, बताइए। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसके बाद 32 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक जो है, संशोधन विधेयक 2024, लव जिहाद विधेयक के नाम से कहा जाए तो लोग आराम से समझ लेते हैं। तो इसको प्रदेश सरकार के द्वारा कब पारित किया गया, वो तारीख आपको बतानी है। और 32 जो है इसका राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। 30 जुलाई 2024 की तारीख, 30 जुलाई 2024 की तारीख। 33 को देखिए, अमेठी जिले में, अब जिला भी आपसे पूछा जा सकता है लेकिन यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं, तो अमेठी जिले में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नामों को आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है? अब ये रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं तो संख्या आपसे पूछी जा रही है, और नाम नया क्या हुआ है वो भी पूछा जा सकता है, तो नीचे हमने उसको भी इकट्ठा किया हुआ है। फिलहाल आप संख्या बताइए। तो ये टोटल 8 हैं, ठीक है, 8 ऐसे स्टेशन हैं जिनके कि पुराने नामों को बदलकर एक नया नाम दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कासिमपुर हाल्ट जो है इसका अब नया नाम हो गया है जायस सिटी, ठीक है, और जायस का नाम हो गया है गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली का हो गया है माँ कालिका धाम, बन्नी का हो गया है स्वामी परमहंस, यहाँ देख रहे हैं आप। और उसी प्रकार से आप देखें यहाँ पर निहालगढ़ जो है इसका महाराजा बिजली पासी के नाम से नामकरण कर दिया गया है। यहाँ पर आप थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, ये अकबरगंज है, अकबरगंज जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के औरवा भवानी धाम कर दिया गया है। वारिसगंज का कर दिया गया है शहीद भाले सुल्तान, और फुर्सतगंज का तपेश्वर नाथ धाम। तो ये नया नाम जो हुआ है ना उसको भी आप जानते रहिए, कभी कभी नाम ही पूछ लिया जाता है। बाकी संख्या आप 8 देख रहे हैं। 34 को देखिए, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, रानीपुर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, बताइए इसमें से कौन सा होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके बाद 35, यहाँ देखें कौन सा विश्वविद्यालय अपने प्रदेश का है जहाँ के लाइफ साइंस विभाग में फैकल्टी हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी। इनके शोध के बाद से अब भूसे से इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो चार्ज हो सकते हैं। जो भूसा होता है जो कि पशुओं को खिलाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो इससे इलेक्ट्रिक डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में शामिल है? तो 35 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर हो जाएगा। कानपुर यूनिवर्सिटी भी अगर आप याद रखते हैं तो भी दिमाग में सही बैठेगा। तो इसमें नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है यूनिवर्सिटी का नाम देकर आपसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए।
इसके बाद 36 की बात करें और यहाँ देखिए 28 जून 2024 को डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिलों के नाम दे रखे हैं। सही जवाब इसका लखनऊ होगा, आपने पढ़ा होगा। 37 को देखें, किस यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी को अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं आप बताएं? दलजीत सिंह जी बने हैं, साधना सक्सेना नायर बनी है, रविकांत द्विवेदी बने हैं या कीर्ति रंधावा बनी? तो 37 का सही जवाब है दलजीत सिंह चौधरी। ए को चुना। 38 की ओर चले, अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, AAN इसको कहा जाता है। तो इसने हाल में एक जो पुरस्कार है, इस अवार्ड का नाम जो है इस एकेडमी के नाम पे ही है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी अवार्ड। तो इससे 2023 का इसका संस्करण था। इससे किसको सम्मानित किया गया? यहाँ व्यक्ति का नाम आपको दिया हुआ है, भारतीय लोग हैं, इनके नाम आप पहचाने। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 38 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद। तो इसमें आप देखें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इनका नाम है अभिषेक पाठक, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आनंद। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सालाना अवार्ड होते हैं, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 39 की बात हो रही है। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना इसको शुरू करने की घोषणा की। अब इस योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्य में कितने नए MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है आप बताइए। संख्या आपको MSME कितने नए स्थापित होंगे उनकी बतानी है। तो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का टारगेट रखा गया है। इसके बाद 40 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जमुनाहा विकास खंड है, जमुनाहा नाम का जो डेवलपमेंट ब्लॉक है, वहाँ पर नीति आयोग के द्वारा घोषित जो आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम का पूरा इनिशिएटिव था, उसकी समग्र त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान उन्होंने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? ये जमुनुहा जो विकास खंड है उसके द्वारा हासिल किया गया है। आपको ये बताना है कि ये जमुनुहा जो विकास खंड है कहाँ पर, जिले का नाम आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये श्रावस्ती में, ये जो डेवलपमेंट ब्लॉक है ये श्रावस्ती में है, यहाँ आप देख रहे हैं। और हरदोई जिले का जो संडीला जोन है ये शीर्ष स्थान पे है। संडीला जोन 2 की बात हो रही है, नॉर्थ इंडिया में ये शीर्ष स्थान पे है। और अमेठी जिले का जो जगदीशपुर ब्लॉक है वो दूसरे स्थान पे आता है। तो इसे आपने देखा। इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ 41 को देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट के नज़दीक कितने एकड़ भूमि AICT के निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई? अब यहाँ पर AICT जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। आपको एकड़ में मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इस पूरी ज़मीन का जो एरिया है वो 40 एकड़ है, ठीक है, 40 एकड़ में इसको डेवलप किया जाएगा। इसके बाद 42 में आपसे पूछा गया कि अगस्त 2024 में जारी उत्तर प्रदेश की जो हेल्थ रैंकिंग है, उस डैशबोर्ड में किस मंडल ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया? किस मंडल के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें आप डिवीज़न देख लीजिए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये वाराणसी मंडल है। डैशबोर्ड रैंकिंग जो हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग थी उसमें वाराणसी डिवीज़न ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके अलावा सहारनपुर का डिवीज़न है वो दूसरे स्थान पे है, मुरादाबाद इसमें तीसरा है, चित्रकूट इसमें चौथा है और अलीगढ़ 5वां है। 43 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को वैश्विक IT हब बनाने के लिए कितने जिलों को IT और ITES सेक्टर में प्रमुख केंद्रों के रूप में डेवलप करने की घोषणा शुरू की है, मतलब घोषणा की है और प्रक्रिया शुरू की है। तो आपको संख्या बतानी है, जिलों की संख्या बतानी है, बताइए। तो इसमें कुछ 5 जिलों को जोड़ा गया है और इसमें आप देख रहे हैं 5 जिले कौन कौन से हैं। गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है और प्रयागराज, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। 44 को देखिए। सबसे बड़े डेटा सेंटर हब के रूप में कौन से शहर को डेवलप किया जाएगा? सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर, बी को हमने चुना। इसके बाद 45 में आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लिथियम आयन बैटरी COE की स्थापना की जा रही, बताएं इसमें से ये जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका इसमें जिले के नाम के हिसाब से नोएडा हो जाएगा। CDAC में लिथियम आयन बैटरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है, नोएडा का जो है। और इस परियोजना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA, इन सभी के द्वारा फंडिंग दी जा रही है। मतलब पैसा जो है वो इन तीनों से प्राप्त किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने देखी। फिलहाल जिले का नाम आपसे पूछा गया था, तो ये नोएडा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रोन टेक स्टार्टअप। ये देखिए, भारतीय ड्रोन टेक स्टार्टअप रिपोर्ट के हिसाब से भारत का ड्रोन बाजार किस वर्ष तक $13 अरब होने का अनुमान है।
ड्रोन का चलन जो है वो अपने देश में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम धड़ल्ले से उसको अपनाते हैं। तो अब इसमें आप बताइए कि 13 अरब डॉलर का यहाँ जो ड्रोन बाजार है वो कब तक हो जाएगा? 46 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 2030, ज़्यादा दूर नहीं। इसके बाद 47 में कहा गया कि कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है, उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, उसने कृषि को बेहतर बनाने के लिए और डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ाने के लिए एग्रीटेक पॉलिसी 2024, एग्रीटेक नीति 2024, इसको कब स्वीकृति दी? एग्रीटेक पॉलिसी 2024, इसे जो परमिशन है वो कब प्राप्त हुई? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 2024। 2 जुलाई 2024 की तारीख है। 5 वर्ष के लिए इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। करीब 21.65 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा होने की संभावना है और काफ़ी अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो सके इसके लिए यहाँ पर एक प्रबंधन इकाई भी डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट आप 48 को देख रहे हैं, इसमें आप यहाँ आ जाइए। 19 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक भारतीय दूतावास सियोल और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यहाँ 3 अलग अलग जो लोग हैं, मतलब संस्थाएं हैं, उनके नाम दिए हैं, सरकार का नाम दिया है। इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से 9वें कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन किया जाएगा। अब ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा वो जगह आपको बतानी है। तो भारतीय दूतावास, सियोल और उत्तर प्रदेश की सरकार, तीनों लोग जो है वो ज्वाइंटली से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 9वां संस्करण है और इसको इल्सान में किया जाएगा, सियोल के इल्सान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच में। तो ये चीज़ आपने देखी। और अंतिम 50वां प्रश्न आप देख रहे हैं, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कब मनाया गया? वो तारीख बताइए। तो वो तारीख है, यहाँ आप 50वें को देख रहे हैं, ये 23 अगस्त 2024 की, ठीक, 23 अगस्त 2024 की तारीख है। अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत ने मनाया, प्रदेश भी मनाएगा साथ साथ। और इस बार का जो हमारा थीम था वो था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, टचिंग द मून एंड टचिंग द लाइफ, इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। और यहाँ देखें, जो बेंगलुरु का केंद्र है वहाँ से घोषणा करते हुए, इसरो का जो बेंगलुरु सेंटर है वहाँ से घोषणा करते हुए इन्होंने कहा कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया है, मतलब अपना झंडा लहराया है, सीधी बात है। तो इसीलिए इस दिन को अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ आपने कवर की और यहाँ पर जाकर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।